दोस्तों, अगर आप लोग भी कर रहे हैं मई 2021 अटेम्प्ट के लिए तैयारी, वो भी सीए फाउंडेशन लेवल पे, तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है एक स्पेशल बैच जो सीए फाउंडेशन के लिए होगा और ये स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी 2021 से। आप देख सकते हैं मई 2021 अटेम्प्ट के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है सीए फाउंडेशन का 25 जनवरी 2021 से। और दोस्तों यहाँ पर ये सारे टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, जैसे आपके सुधीर सचदेवा सर हो गए, बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे, जतिन सर हो गए जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, हरीश सर हो गए जो अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे और मनीष दुआ सर हो गए जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। सारे के सारे टॉप फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपके पढ़ाई में लगाएंगे चार चांद, और इनकी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स अगर आप अपना लो तो हो ही नहीं सकता कि आपका सीए जो है वो रुक जाए, आपका फाउंडेशन ना हो पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं, इवन आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसको डेडिकेटेडली ये लोग सॉल्व करते हैं। टाइम टू टाइम इनके लाइव क्विज होते हैं, पूल्स होते हैं और टेस्ट होते हैं, जिनसे आपकी तैयारी में लग जाती है चार चांद। दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको अपनी पढ़ाई के साथ। इनकी जल्दी से जो सब्सक्रिप्शन पैक है वो आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों खास बात यह है कि इनके सब्सक्रिप्शन पैक में आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको 1 महीने का पसंद है आप 1 महीने का ले सकते हैं, 3 महीने का पसंद है आप 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इनका सब्सक्रिप्शन पैक बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इनके सब्सक्रिप्शन पैक पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। वो रेफरल कोड है EEH10। जैसे ही आप EEH10 डालेंगे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर ना आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब आपको कहीं और क्लासेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार विजिट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, हर उस इंसान के साथ ये चीज़ शेयर करना जो सीए की तैयारी करो, बिकॉज शेयरिंग इज द केयरिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। What's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। दोस्तों इसमें से ना एक तो क्वेश्चन आते ही आता है और ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितना डेटा मैं करा रहा हूँ उतना डेटा आपको याद भी करना है। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर किस चैप्टर से क्या क्या डेटा याद करें। मैंने आज तक कभी नहीं बोला, बट इस चैप्टर में बोलूँगा कि येस आपको डेटा याद करना पड़ेगा। और कौन सा याद करना है मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो ये कि देखो चाहे बात करें इंडिया की, चाहे बात करें पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की बात करें, ज़्यादातर ना इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की जो शुरुआत हुई है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ हुई है। जैसे देखा गया अक्सर कि जो भारत देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी एक दिन पहले हुआ, जो चाइना है वो भी कुछ टाइम बाद हुआ। तो इनकी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं जो स्टार्टिंग में थे ये बिल्कुल एक जैसे तीनों भाई थे, बट धीरे धीरे करके कोई आगे निकल गया, कोई पिछड़ता चला गया। तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, कौन कितना आगे निकल गया, किस सेक्टर में आगे निकल गया और कौन कितना पीछे रह गया, यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले देखो पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या क्या सिमिलरिटीज हैं तीनों देशों के अंदर। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव स्टार्टेड टू वर्ड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। ये बात सच है कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ने तीनों ने मिलकर एक ही टाइम पर डेवलपमेंट पाथ स्टार्ट किया। इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए 1947 में। दोस्तों बता दूं इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और चाइना को इस्टेब्लिश किया गया 1949 में। और चाइना का जो पूरा नाम है वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट हम शॉर्ट में इसको चाइना ही बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑल द 3 कंट्रीज हैव स्टार्टेड प्लानिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन सिमिलर वेज। इन तीनों की तीनों कंट्रियों ने बिल्कुल सेम पैटर्न पर अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी चलाई। इंडिया ने पहला 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट किया, आपको याद होगा ना, जिसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया था। 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुआ था और 31 मार्च 1956 में कंप्लीट हो गया था। जबकि पाकिस्तान ने अपना पहली पंचवर्षीय योजना तब स्टार्ट की जब हमारा पहला कंप्लीट हो गया था, यानी उन्होंने 1 अप्रैल 1956 को स्टार्ट की, जिसे मीडियम टर्म प्लान कहा गया। और चाइना ने पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 में किया। अगर हम देखें तीनों कंट्रियों ने लगभग 1-2 साल के गैप के आगे पीछे इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया है। पाकिस्तान हैविंग एन ऑथोरिटेरियन मिलिट्रिशन पॉलिटिकल पावर। क्या मतलब है, पाकिस्तान बिलीव करता है कि जिस कंट्री की मिलिट्री स्ट्रांग होगी वो कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है। मतलब उनके यहाँ पर ना एजुकेशन वगैरह पे कम ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि मिलिट्री और आर्मी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है।
दोस्तों अगर आप में से जैसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से वीडियोस को देखते हैं, तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें अपनी कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है, जो फैक्ट्स हैं हम उन पर बात करेंगे। इसलिए कोई भी हेट कमेंट या दिल में ये मत रखना कि सर अगर इंडिया से बोल रहे हैं तो ये हमारे पाकिस्तान या चाइना की बुराई करें, ऐसा कोई नहीं है। हर कंट्री की एक दिल से रिस्पेक्ट है, चाहे वो पाकिस्तान और चाइना, और पाकिस्तान वालों से तो हमें वाकई में दिल से रिस्पेक्ट है। तो इसलिए इस चैप्टर में डिग्निटी बनाए रखना और कोई भी नेगेटिव हमें कमेंट नहीं करना है, बस अपने काम पे फोकस करना है। जो चीज़ें बताई गई हैं उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। जो सच्चाई होगी उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा ना, फिर चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा कॉपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए बात करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्ट सिमिलर स्ट्रेटजीज। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही सिमिलर स्ट्रेटजी अपनाई थी अपनी डेवलपमेंट के लिए, और पब्लिक सेक्टर ने ज़्यादा काम किया। और किस पर काम किया? सोशल बेनिफिट के ऊपर काम किया। सेकंड लास्ट पॉइंट है, टिल द 1980 ऑल द थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम। देखो 1947 में भारत और पाकिस्तान हुए, और 1949 में चाइना आज़ाद हुआ। तो कुल मिला के तीनों ने एक साथ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज अपनाई, और 1980 तक ये 19-20 का ही फर्क था। लेकिन 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ कि चाइना इतना आगे निकल गया और हम थोड़े से पीछे रह गए, ये सब हम पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है कि अब जो लास्ट पॉइंट है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, मतलब आपको इसको बड़े आराम से याद करना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो चाइना में आया 1978 में, फिर पाकिस्तान में आया 1988 में, और फिर इंडिया में आया 1991 में। वो एलपीजी वाला याद है ना? तो ये तीनों रिफॉर्म्स के आपको ईयर याद करना है। इंडिया वाला तो रिफॉर्म का ईयर सबको याद हो जाएगा, 1991 है, क्योंकि उसके ऊपर हमने एलपीजी का चैप्टर पढ़ा हुआ है। पाकिस्तान का याद कर लेना थोड़ा सा पीछे 1988 में, और चाइना का सबसे पहले 1978 में। यानी इस पूरी स्लाइड में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। फर्स्ट पॉइंट कि तीनों देश कब कब आज़ाद हुए, सेकंड पॉइंट में पहला 5 ईयर प्लान तीनों कंट्रियों में क्या हुआ, और लास्ट वाला पॉइंट कि कब इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया, ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में, ऑल अबाउट चाइना की चाइना क्या है। देखो चाइना का जो पूरा नाम है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको चाइना बोला जाता है, जो 1949 में स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम इसको जियोग्राफिकल रीजन की बात करें तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर कनाडा और रशिया, और यहाँ का जो एरिया है वो 9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। आपको ये एरिया नहीं याद करना, बस इतना याद रखना, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन की बात करें तो 143.97 करोड़ है, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मैंडेरियन है। कोई इसमें ज़्यादा खास याद नहीं करना आपको, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ चाइना में क्या क्या चीज़ें हैं। बात करते हैं चाइना आखिर इतना आगे कैसे निकल गया, चाइना ने कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अपनाई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, यहाँ पर मिक्सड इकॉनमी नहीं चलती है, यहाँ पर सोशलिस्ट इकॉनमी चलती है, मतलब एक गवर्नमेंट चलती है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। All the critical sector of the economy, entrepreneur and land owned and operated by individual were bought under the government control। यहाँ पे जो भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो भी होते हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर या मिक्स्ड तरीके से नहीं किया जाता। जैसे हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी है, चाइना में नहीं है, चाइना में प्योरली सोशलिस्ट इकॉनमी, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आएगा, और ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आएगा कि चाइना की डेवलपमेंट में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले किए गए। तो आपको 4 चीजें याद करनी है। सबसे पहला GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था? यहाँ पे एक मकाओ नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने इस प्लान को चलाया। इन्होंने क्या कहा कि देखो अगर चाइना को आगे बढ़ाना है तो चाइना की इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी क्रांति कि हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे हो जाएं कि वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां हमें ठेका दें लाके। और इस पूरे कैंपेन को जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया, नाम दिया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। दोस्तों इस पर से शॉर्ट नोट तो बनेगा ही बनेगा, और अगर इन केस आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट नहीं आया तो ये तो आएगा ही आएगा कि चाइना की कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी, और आपको यही 4 पॉइंट उसके अंदर लिखने हैं। तो लिखा हुआ है दिस कैंपेन इनिशिएटेड 1958 एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजेशन द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। एक बहुत बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहता था चाइना। पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैकयार्ड, और कहा जाता था कि जिन घरों में आगे घर होते थे उनके पीछे जगह जो बस्ती थी उसमें उनकी फैक्ट्रियां चलती थी, इंडस्ट्रीज चलती थी। इन द रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। मतलब कई सारे लोगों को इन्होंने मिलाया, जॉइंटली कहा कि भैया अगर तुम्हारे पास लैंड की कमी है तो तुम एक काम करो, 2-3 लोग मिल जाओ, अपनी अपनी जमीनों को मिलाओ और एक बड़ी सी इंडस्ट्री खोलो। तो इन्होंने कम्यून सिस्टम पर फोकस किया, और यहाँ पर ना
एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, वो भी किस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और उसको नाम दिया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। बोलो क्या नाम दिया गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मेरे साथ साथ बोलो, चाइना की डेवलपमेंट का सबसे पहला राज क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि मकाओ ने स्टार्ट किया था, जिसके तहत हम चाइना को पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर 2 है इनका ग्रेट प्रोटेक्शन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये क्या है, इस रेवोल्यूशन के अंदर क्या कहा मकाओ ने, इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई ऐसा है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलरशिप पीएचडी कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो बहुत अच्छी मतलब ज्ञानवर्धक अपना दिमाग रखते हैं, इन लोगों को दूसरी कंट्रियों में भेजो। ये वहाँ के कल्चर को सीखेंगे, वहाँ के तौर तरीकों को सीखेंगे, और वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखकर हमारे चाइना में आके वो हमें बताएंगे, और हम भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। एक बात बताओ, जब आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो अपने से अपर क्लास पे, तो वहाँ से आपको कई कई चीज़ें सीखने को मिलती ही नहीं मिलती हैं। यही काम कुछ चाइना ने किया, और चाइना ने अपने यहाँ पर जो अच्छे अच्छे लोग थे उनको, प्रोफेशनल्स को बाहर भेजा, और वहाँ के कल्चर और वहाँ की पढ़ाई लिखाई, वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जाना, और वापस आके चाइना में वो चीज़ क्या कर दी, इंप्लीमेंट कर दी, जिससे चाइना बहुत आगे निकल गया। आप मान के चलो आज की डेट में चाइना, मुझे ऐसा लगता है, मतलब लगता क्या है, रियलिटी ऐसी, बट थोड़ा सा डेटा का मैनिपुलेशन किया जाता है, यूएस को ऊपर रखा जाता है, लेकिन रियलिटी चाइना सबसे टॉप पे चल रहा है आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो ये नाम दिया गया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। देखो ये जो माओ थे, माओ तीसी तंग, मतलब ये थोड़ा चाइनीज नेम है, स्टार्टेड कल्चर रेवोल्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। इन दिस रेवोल्यूशन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। क्या बोला गया कि कंट्री के आउटसाइड जाके वहां से अच्छी अच्छी चीजें लर्न करो, अनलाइक ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिस तरह से ग्रेट लीप फॉरवर्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एक बात सोचो, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या अपने आप हो गया होगा क्या? इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी मशीनरी का यूज करना है, कौन कौन से मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करना है, क्या हमें रात को सपना आया होगा? द आंसर इज नो। प्रोफेशनल्स भेजे गए थे दूसरी कंट्रीज से, वो चीज़ें देख कर आए, सीख कर आए, समझ कर आए, और फिर अपने देश में बताया आके, और उसके हिसाब से चाइना ने टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज चाइना, मतलब जिस देश की शुरुआत हमारे इंडिया के साथ हुई, और इंडिया कहाँ है और चाइना कहाँ है, आप देख लो, इतना बड़ा मैसिव स्केल। ठीक है। नंबर 3, ड्यूल प्राइस पॉलिसी। दोस्तों, इस प्राइस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो, प्राइस को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए प्राइस अलग होगा, फार्मर्स के लिए अलग होगा, और अदर्स के लिए अलग होगा। मतलब 3 तरह से, नॉट 2 तरीके से। फार्मर और इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ही जैसी कीमत पर माल बेचा जाएगा, बाकी जो लोग बचे हैं आम जनता, उनके लिए प्राइस अलग होगा। रीजन क्या था इसके पीछे कि हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते थे, तो इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा प्राइस में सब्सिडाइज रेट पर दिया जाने लगा, जिससे इंडस्ट्रीज और फार्मर्स को बढ़ावा मिले। तो उनके लिए प्राइस सेगमेंट अलग होता था, और सेम चीज के बाहर वालों के लिए प्राइस सेगमेंट अलग होता था, और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया ड्यूल प्राइस पॉलिसी। देखो वही लिखा हुआ है, प्राइस वर फिक्स्ड इन 2 वेज, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट वर required to buy and sell fixed quantity in input and output on the basis of price fixed by the government। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए प्राइस पर ये खरीदते और बेचते थे। एंड रेस्ट वर परचेज एंड सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस। मतलब फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो माल खरीदेंगे और बेचेंगे वो गवर्नमेंट के बताए हुए प्राइस पर खरीदेंगे बेचेंगे, और बाकी जो लोग हैं वो मार्केट प्राइस के हिसाब से खरीदेंगे बेचेंगे। समझ रहे हो बात को? तीसरा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है कि जब कोई भी इंडस्ट्री को हमें बढ़ावा देना है तो एक पर्टिकुलर एक एरिया डेवलप कर देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में इंडिया कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक। दोस्तों चांदनी चौक इतना ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर आपको हर टाइप का कपड़ा मिल जाएगा, हर टाइप का फैब्रिक मिल जाएगा, हर टाइप की एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा मिल जाएगा, और इतना बल्कि मार्केट है वो इस चीज़ के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई सारी बैंक्स हैं जो उन सारे व्यापारियों को लोन प्रोवाइड कराती है। वहाँ पे हर टाइप का ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, मेट्रो मिल जाएगा, ट्रेन मिल जाएगी, व्हीकल्स मिल जाएंगे, ओला उबर, जितने भी चीज़ें, सब चीज़ अवेलेबल है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जिसकी वजह से वो एक मार्केटिंग हब बन गया। दोस्तों इसी तरीके से चाइना ने भी एक बड़ा सा एरिया जो है वो डेवलप कर दिया इंडस्ट्रीज़ के लिए। वहीं पर एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉय के लिए स्कूल्स खोल दिए उनके बच्चों के लिए, वहाँ पर उनको क्वार्टर दे दिए गए, वहीं बैंकिंग, इंश्योरेंस, कार, सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई, जिससे कि वो अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने में जो टाइम वेस्ट होता है उसको बचाया जा सके। हर चीज़ उन्हें वहीं पर प्रोवाइड कराएगी, और उस एक पर्टिकुलर रीजन को नाम दे दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों क्या होगा तब जब आपको कहा जाए आपका स्कूल 2 गली छोड़कर है, हॉस्पिटल 3 गली छोड़कर है, 1 गली छोड़ के मंदिर है, यानी हर चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक उन्होंने इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए ये जोन खोले, जिसको बोलता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये था आपका, इस तरीके से जो है चाइना जो है वो आगे बढ़ गया। वही बात यहाँ पर लिखी है कि 1970, अब
येलो कलर का लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। 1978 रिफॉर्म, सिंस 1978 चाइना बिगेन टू इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म इन फेज। चाइना ने कई सारे रिफॉर्म किए। द रिफॉर्म आर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। उनका मेन फोकस था एग्रीकल्चर पे, फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे। इन एग्रीकल्चर लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स विच आर अलॉटेड टू इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। उन्होंने लैंड के कई छोटे छोटे टुकड़े किए और इंडिविजुअल्स को बांटे। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग टैक्सेस। मतलब अब देखो आपको ना मोटा मोटी क्या करनी है कि चाइना की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है उसके अंदर सबसे पहले और सबसे कामदायक जो चीज़ें हैं वो चार हैं: ग्रेटली फॉरवर्ड, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन और ड्यूल प्राइस पॉलिसी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस पे से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ लो इसको। अब बात करते हैं, देखो चाइना की अब हम बात कर चुके हैं, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की बात जितनी करें उतनी कम है। यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये लोग आर्मी पे काम करते हैं, इनको आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है, इन्हें देश की सुरक्षा बहुत अच्छी लगती है, तो वही लिखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो रिलीजन है वो यहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए, अगर एग्जाम नहीं आएगी तो क्या आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। गेंड इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947। जियोग्राफी, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान वो दूसरी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग पाए जाते हैं। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज लोकेटेड साउथ एशिया एंड बॉर्डर ऑफ सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट एंड इट्स बॉर्डर विद चाइना एंड नॉर्थ ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। टोटल एरिया इज 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन है 208.57 मिलियन। मतलब यहाँ अगर हम इन तीन कंट्री की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन पाकिस्तान में है। थैंक गॉड पाकिस्तान के लोगों को इतना तो आइडिया है जो हम इंडियंस को नहीं आइडिया है। मतलब देखो जो चीज़ सही है वो मैं बताऊंगा, चाहे फिर उसमें इंडिया की बुराई हो पाकिस्तान की। अब यहाँ पर इंडिया पीछे चल रहा है, पाकिस्तान आगे एटलीस्ट पॉपुलेशन के अंदर, कि उन्हें पता है कि कितनी पॉपुलेशन रखनी चाहिए। लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। वैसे ऑफिशियल तो इंग्लिश है बट उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो उर्दू है। बात करते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से डेवलप हो पाया है। पहली बात, पाकिस्तान की भी जो इकॉनमी है वो इंडिया की तरह मिक्स्ड इकॉनमी, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर इन्होंने फोकस किया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा अगर पाकिस्तान को डेवलप करना है तो बाहर से चीज़ें कम से कम इंपोर्ट करें और खुद का माल बना के खुद के लोगों के लिए सप्लाई करें, जिससे कि इंपोर्ट कम हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा। और दूसरा है ग्रीन रेवोल्यूशन। इन्होंने हमारी तरह हरित क्रांति की थी, जिसके चलते इनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बढ़िया। आप जानते हो जैसे जो पंजाब है, पंजाब के टुकड़े कर दिए, जिसमें पंजाब का आधा पोर्शन पाकिस्तान में चला गया, बाघा बॉर्डर, और बचा हुआ पोर्शन हमारे पास आ गया। तो हमारी बहुत सारी फर्टाइल लैंड जो थी ना वो पाकिस्तान चली गई। तो उनका भी जो मेन, जैसे हमारे लिए एग्रीकल्चर मेन है ना, वैसे पाकिस्तान वालों के लिए भी एग्रीकल्चर मेन है। वहाँ भी जो एक क्रांति आई थी जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। अब ये देखो रेड कलर से क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, दिस हेल्प द कंट्रीज इन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। Government also offered initiative to private sector. This had a create climate for the new investment and 1988 certain reform were also initiated in the country. देखो इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स अपनी कंट्री में किया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जिससे इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हों, इनकी इंडस्ट्रीज डेवलप करें। तो अगर कुल मिला के मोटा मोटी बात करें तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में सबसे बड़े दो जो रोल थे वो थे, इन्होंने अपनी मिक्स्ड इकॉनमी बना दी, दूसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और तीसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इंडिया के बारे में तो नहीं बताया, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन वगैरह कितने हैं। वैसे वो हम आगे पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमारा बुक का ही नाम इंडियन इकॉनमी है, हम पिछले 9 चैप्टर जो पढ़े वो किसके बारे में पढ़े, इंडियन इकॉनमी के बारे में पढ़े। तो क्या अब हमें वो वाली स्लाइड लगाने की ज़रूरत है जिसमें मैं नरेंद्र मोदी लगाऊं और इंडिया का फ्लैग बनाऊं? ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम तो पूरी बुक ही इंडिया की इकॉनमी की पढ़ रहे हैं ना। तो अब हम ये बात करते हैं कि इंडिया ने डेवलपमेंट कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसकी वजह से आज इंडिया इतने आगे पहुँच गया। सबसे पहली बात, साउंड ट्रेड सिस्टम। यहाँ पे जो ट्रेड सिस्टम चलाई है वो मैकेनिज्म बहुत ही अच्छा चलाई है। इनको पता चल गया कि अगर हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान किया तो भाई इंडस्ट्रीज पनप नहीं पाएंगी, जिस वजह से इन्होंने 1991 में एलपीजी पॉलिसी अपनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, चीज़ों को आसान बनाओ, जिसकी वजह से जो ट्रेड है ना, ट्रेड मैकेनिज्म है, ये कह लो ट्रेड सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया। नंबर 2, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कई सारे पॉवर्टी को दूर करने के लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए, जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा प्लान। ठीक है, आपको याद है ना, ये सारे प्लान चलाए थे जिनसे पॉवर्टी को ख़त्म तो नहीं किया जा सका लेकिन हाँ एक हद तक रिड्यूस किया जा सका। और यही इंडिया वालों के लिए
पॉजिटिव पॉइंट था उनकी डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है रूरल डेवलपमेंट। अब हमने तो इसके बारे में पर्टिकुलरली एक चैप्टर भी पढ़ा हुआ है कि भाई किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए उसके गाँव का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो रूरल डेवलपमेंट पे भी इंडिया ने कई सारे फोकस किए, कई सारे इनिशिएटिव लिए कि विलेजेस को कैसे डेवलप किया जा सके, शौचालय बनाए जा सके और लोग हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दें। कई सारे प्लान गवर्नमेंट ने चलाए जिनकी वजह से रूरल एरिया डेवलप हुए। नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया, नए नए रोजगार खोलने शुरू किए, कैपिटल इंटेंसिव किए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम किया, अल्टीमेटली जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कुल मिला के इंडिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है वो क्या है? पहला, उन्होंने चीज़ें बहुत लिबरल कर दी ट्रेड के अंदर। दूसरा, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कई सारे मुहिम उन्होंने चलाए। तीसरा, रूरल डेवलपमेंट किया और चौथा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स चलाए। ठीक है, मनरेगा वगैरह जो एग्जाम्पल हैं इसके। अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है इंडिया और पाकिस्तान में। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोनों इकॉनमी की कॉमन फीचर की, तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सक्सीड इन मोर देन डबल देयर पर कैपिटा इनकम इंस्पाइट हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी दोनों की जो ग्रोथ रेट है वो पहले के मुकाबले डबल हो गई, मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, हाउएवर द लेवल ऑफ पॉवर्टी इज लोअर इन पाकिस्तान। मतलब गरीबी पर दोनों ही कंट्रियों ने बहुत खासा ध्यान दिया। तीसरा, बोथ कंट्री हैव अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। दोनों ही कंट्रियों ने इतना अनाज उगाया कि इन्हें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इनके बनाए हुए अनाज बाहर एक्सपोर्ट और किए जाते हैं। चौथा, बोथ द कंट्री हैव सक्सीड इन डेवलपिंग देयर सर्विस एंड इंडस्ट्री सेक्टर एट अ फास्ट रेट। ये बात सच है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाई कि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर अचानक से बूस्टअप हुए दोनों ही कंट्री के अंदर। मैं बात करूँ सन 2009 से पहले की, 2009 से पहले सर्विस सेक्टर पे कोई ज़्यादा खासा ध्यान नहीं देता था, बट उसके बाद से तो एकदम से इतना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि सर्विस सेक्टर के बिना तो हमारा गुड़गांव भी नहीं चल पाता है। द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्रूविंग इन बोथ कंट्री। दोनों ही कंट्री ने एक साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना शुरू किया। दोस्तों ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, जस्ट था तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर रिपोर्ट 2020। अब देखो डेमोग्राफिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ है, चाइना की 144 करोड़ है, पाकिस्तान की 20 करोड़ है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के अंदर पाई जाती है और थर्ड नंबर पे इंडिया की पाई जाती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि अगर आप कहीं पत्थर फेंकोगे तो कितनों के सर पे लगेगा, मतलब आसपास के रहने वाले कितने ज़्यादा लोग हैं, कितनी दूर दूर में रहते हैं, कितने पास पास रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, 464 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर बना दो, मतलब एक एक किलोमीटर का स्क्वायर बना दो, उस स्क्वायर में जितने लोग हैं वो 464 लोग पाए जाते हैं। जबकि चाइना में 153 पर किलोमीटर स्क्वायर है और पाकिस्तान में 287 पर स्क्वायर किलोमीटर, सबसे ज़्यादा इंडिया में, जबकि ये गलत चीज़ है। सेक्स रेशियो की बात करें, 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं, तो इंडिया में 929 फीमेल है, चाइना में 941 है और पाकिस्तान में 947 है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान वाले लोग बहुत अच्छे हैं कि वहाँ पर देखो, बहुत अच्छे इन दोनों कंट्रीज़ के कंपैरिजन बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जैसे लड़की होती है तो उसे पहले ही मार देते हैं। खैर देखो, मुझे कोई डिबेट नहीं करनी है, जस्ट जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक जो वुमेन होती है उसकी एक ऑन एन एवरेज एज कितनी होती है जब तक वो बच्चे पैदा कर सकती है, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया में 2.2 बर्थ पर वुमेन है, चाइना के अंदर 1.696 बर्थ पर वुमेन है और पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी टाइप की महिला है जहाँ पर वो बच्चों को ज़्यादा जन्म दे पाती हैं, उनकी एज फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, 9.425 बर्थ पर वुमेन। बात करते हैं अर्बनाइजेशन। इंडिया में कितने अर्बन एरियाज़ हैं? 37%। चाइना में सबसे ज़्यादा अर्बन मतलब शहर पाए जाते हैं 60.6% और पाकिस्तान में सबसे कम है 36%, बाकी सब ग्रामीण इलाके हैं। ये था डेमोग्राफिक इंडिकेटर। बात करते हैं जीडीपी की। दोस्तों जीडीपी की रिपोर्ट 2020 से उठाई है। नंबर 1 पे आता है यूएसए, यूएसए की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। दूसरे पे आता है चाइना, तीसरे पे आता है जापान, चौथे पे आता है जर्मन और पांचवें लेवल पे आता है इंडिया। और पाकिस्तान की जीडीपी आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में 40th रैंक पे। टोटल हमारे यहाँ पर 195 कंट्री है, पाकिस्तान 40वें नंबर पे, भारत 5वें पायदान पे और चाइना दूसरे पायदान पे। बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ये कोई खास नहीं है, आप पढ़ना चाहे तो बिल्कुल इसमें पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कंक्लूजन पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर कंक्लूजन क्या निकला। देखो कंक्लूजन ये निकला कि इंडिया को आज भी, देखो इस लाइन को ना मैं पूरा लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इंडियन इकॉनमी परफॉर्म मॉडरेटली। इंडियन इकॉनमी बहुत ही ना तो कम ना ज़्यादा बट ठीक ठीक
विकास वो कर रही है, बट मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आज भी देखा जाता है कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज़ टू येट बी राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड बिकॉज 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। आज भी भारत के अंदर ऐसे कई सारे गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे पाए जाते हैं, तो अभी भी इंडिया को कई सारी सेक्टर्स में सुधार करने की ज़रूरत है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी पाई जाती है पाकिस्तान में। आप देख लो इनके जो प्रधानमंत्री है उनको जेल हो गई, भाई प्रधानमंत्री को जेल हो गई। और कुल मिला के इनकी जो पॉलिटिक्स है वो ढंग से स्टेबल नहीं हो पाती, सरकारें आती जाती रहती हैं। ओवर डिपेंडेंट है रेमिटेंस पे, मतलब बाहर से पैसा आएगा तो ही पाकिस्तान चल पाएगा। बहुत ही स्टेगनेंट रुकी हुई परफॉर्मेंस है इनके एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इनको कई सारे लोगों की सोच और लोगों में बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। चाइना की बात करें, चाइना के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम की बहुत कमी है। जैसे आप जानते हैं चाइना के अंदर कोरोना वायरस के जब मरीजों की संख्या हो रही थी तो चाइना वालों ने साफ मना कर दिया था WHO को कि हम नहीं बताएंगे कि हमारे कितने पेशेंट्स हैं। मतलब WHO को मना कर दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मना कर दिया, और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो चाइना के अंदर दिखा रहा है 86,000 कुछ लोगों को कोरोना हुआ है। 86,000 दोस्तों, इससे ज़्यादा तो हमारे भारत में मर गए हैं, जबकि शुरुआत चाइना से हुई है। चाइना में बेटा बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, लेकिन उन्होंने सारा डेटा मैनिपुलेट करके छुपा लिया। मतलब चाइना के अंदर जो है ना पॉलिटिकल कहते हैं एक फ्रीडम होनी चाहिए कि चाइना के लोग गूगल नहीं यूज़ कर सकते, फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते। उनके यहाँ पर गूगल क्रोम यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि उनके यहाँ पर UC ब्राउज़र यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने तक सीमित कर रखी हैं, जो वर्ल्ड क्लास पे वो नहीं देख पाते। किसकी वजह से? पॉलिटिकल की वजह से। वहाँ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, वहाँ पर कई सारी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है। चाइना एक मार्केट की तरह से चीज़ों को सोचता है, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सोचता है चीज़ों को। एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हाँ ये है कि उन लोगों की जो GDP है वो डबल डिजिट GDP है। तो मतलब ये सारी थी चाइना की। मतलब ये हमने जो पढ़ा है वो कंक्लूजन पार्ट पढ़ा है कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो तीनों कंट्री जो है फेस करती हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपको ये जो पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ है इसकी वजह से आपको जो है इंडिया चाइना पाकिस्तान का एक कंप्लीट डिस्कशन आपको मिल गया हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। दोस्तों जिस तरह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ठीक इसी तरह से हम अकाउंट्स की भी क्लासेस लेते हैं, क्लास 11th और क्लास 12th की, जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स ईजी पर मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हमारा कोर्स अच्छा लगता है तो आप उसको एक रीजनेबल रेट पर बाय कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट क्लासेस विद कमिटमेंट के साथ प्रोवाइड कराते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।